हमारे साथ नारा लगाइए, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, बख्त अंसारी जिंदाबाद। मैं सैल्यूट करता हूं असदुद्दीन ओवैसी को, MIM के। कैसा भी रहने दे, खड़ा हो गया, आर्मी के साथ खड़ा हो गया, देश के साथ खड़ा हो गया। सैल्यूट करता हूं ऐसे आदमी को मैं कि सबके मुंह बंद थे, मगर यह आदमी खड़ा हो गया। ऐसे आदमी को, ऐसे मुसलमान को सैल्यूट करता है भाऊ, जो मेरे देश के साथ खड़ा है। तो जब चुनाव आएंगे तो 15 मिनट के लिए बत्ती गुल नहीं करना, पूरे 5 साल के लिए बीजेपी के, नीतीश की और राजद की बत्ती गुल करना पड़ेगा। ये हर बार चुनाव आता तो इनको एक ही चीज नजर आती, ओवैसी बी टीम है, ओवैसी बी टीम है, ओवैसी वोट काटने के लिए आया है। अरे तुम याद रखो, जब तक अल्लाह मुझे जिंदा रखेगा, मैं तुम्हारी नाक में और दिमाग में दम करके रखूंगा इंशाअल्लाह। आइलम मोहब्बत की जगह पे एक आइलम महादेव संगठन, हिंदू संगठन बनाया है। हाँ, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा है। आपका नाम क्या है सर? स्मिथ। हाँ, स्मिथ नाम हुआ। आई लव स्मिथ में करूंगा। इसमें कौन सा एंटी नेशनल बात है? इसमें कौन सा वायलेंस का प्रमोशन का बात है? जब लफ्ज लव आ रहा है तो उसमें आपको तकलीफ क्यों हो रही है? इसका मतलब आप लव के खिलाफ हैं, आप मोहब्बत को मानते ही नहीं है। वो मुगल आजम का एक गाना था, जिंदाबाद जिंदाबाद मोहब्बत जिंदाबाद, दोबारा प्ले करना पड़ेगा इन लोगों के लिए। देखिए एक बात प्लीज समझिए, आर्टिकल 25 संविधान में क्या, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अगर मैं जिसमें मुझे मोहब्बत है, और मुसलमान उस वक्त तक मुसलमान नहीं होता जब तक कि वो प्रॉफिट मोहम्मद को अल्लाह का आखिरी नबी रसूल ना माने, और उस वक्त तक उसका ईमान मुकम्मल नहीं होता जब तक कि वो दुनिया में तमाम चीजें ज्यादा प्रॉफिट मोहम्मद को चाहे। ये संघ परिवार और RSS बीजेपी के लोग कभी सोच भी रहे हैं कि भारत में 18-19 करोड़ मुसलमान रहते हैं, जो सब कॉन्टिनेंट हो या एशिया में सबसे ज्यादा यहां पर रहते हैं। आप क्या मैसेज दे रहे हैं दुनिया को? क्यों ऐसा कर रहे हैं भारत के बारे में आप लोग? अरे सोचो थोड़ी देर के लिए। लव की बात हो रही है और उत्तर प्रदेश में ADGP साहब कह रहे हैं कि नहीं, हमारे सरकार ने कहा कि नया पोस्टर नहीं लगेगा। हैप्पी बर्थडे प्राइम मिनिस्टर अलाउड होगा, हैप्पी बर्थडे चीफ मिनिस्टर अलाउड होगा। तो फिर आप एक कानून बना दीजिए कि इस देश में कोई लव की बात करेगा ही नहीं, तो पहले हॉलीवुड बैठ जाएगा। क्या होगा, कहां जाएंगे हम? अरे मोहब्बत की बात हो रही है, मेरा फेथ है, आपका फेथ है, आपका फेथ है। भारत की खूबसूरती यही तो है कि भारत हर मजहब को मानने वालों को मानता है, जो नहीं मानता खुदा को उसको ही मानता है भारत। तो ये तो अजीब है कि ये लव के खिलाफ है ये लोग। और जो लोग बिहार हो या भारत हो, यहाँ पर जहर उगल रहे हैं समाजों के दरमियान में, समुदाय के दरमियान में, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि बतख मियान अंसारी ने जो कुर्बानी दी उसको याद रखो। उनको कहा गया कि गांधी जी के खाने में जहर मिला दिया जाए, तो शख्स ने कहा कि मैं नहीं मिला सकता, और जाकर गांधी जी को बता दिया कि आपके खाने में जहर डाल दिया गया है। ये और बात है कि कितनी सरकारें बनी भारत में, मगर किसी ने भी बतख मियां को वो इज्जत नहीं दी जो उनको मिलनी चाहिए थी। खैर, बतख मियां को इज्जत नहीं मिली, हम उनको हमेशा याद रखेंगे, अपनी औलादों को सिखाएंगे कि देखो ये वो शख्स था, अगर वो जहर दे देता तो गांधी जी की हत्या हो जाती, मगर उस शख्स ने अपनी जान की परवाह नहीं की। हम हमेशा ऐसे मुजाहिदीन को याद रखते हैं, और हम हमेशा इस बात को आपसे कहेंगे कि एक तरफ बतख मियां अंसारी है तो दूसरी तरफ गोडसे है। इस देश को फैसला करना पड़ेगा कि क्या वो गोडसे के जहर को
अपनाएंगे या फिर बतख मियाँ के इस तिरयाख को इस्तेमाल करेंगे जिसने जहर डालने के लिए कहा गया था। उसने कहा मैं गांधी को जहर नहीं दे सकता, मैं भारत से गद्दारी नहीं कर सकता। तो याद रखो, अगर इस देश को विकसित भारत बनाना है तो हमको गोडसे के जहर को कबूल नहीं करना है, बल्कि बतख मियाँ की मोहब्बत को हमको कबूल करना है। तभी जाकर ये देश एक विकसित भारत बनेगा। ये मैं आपको बोलने के लिए आया हूं। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हमारी बेटी जिसका नाम हिमांशी है, उसके पति को गोली मारकर 6 दिन के बाद शादी करके गए थे, उसका कत्ल कर दिया गया इन आतंकवादियों ने। ये हमारी बेटी हिमांशी का पैगाम देती है हमारे देश में बसने वाले जो लोग हिंदू मुस्लिम का जहर फैला रहे हैं। वो कहती है कि मैंने अपने पति को खोया, मगर मैं नहीं चाहती कि मुसलमान और कश्मीरियों के खिलाफ नफरत के मजारे किए जाए। मैं आपकी तरफ से हुकूमत से चंद सवालात करना चाहूँगा कि वज़ीर आज़म ने कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं हो सकती। तो मेरा सवाल आपके ज़रिए से वज़ीर आज़म और हुकूमत से ये है, फिर जिन इंसानों को बैसारा की वादी में मारा गया था, क्या आपका ज़मीर इस बात की इजाज़त देता है कि आप ट्रेड बंद कर दिए, पाकिस्तान का एयरक्राफ्ट हमारे एयर स्पेस में नहीं आ सकता, उनकी कश्ती हमारे पानी में नहीं आ सकती, ट्रेड खत्म हो चुका है डायरेक्ट इनडायरेक्टेड, आपका ज़मीर जिंदा क्यों नहीं है? किस सूरत से आप पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलेंगे जब हम पानी नहीं दे रहे हैं? 80% पानी पाकिस्तान का हम रोक रहे हैं, ये कहकर के पानी और खून नहीं बहेगा, आप क्रिकेट मैच खेलेंगे। मैडम, मेरा ज़मीर तो गवारा नहीं करता कि मैं उस मैच को देखूंगा। क्या इस हुकूमत में इतनी हिम्मत है कि उन 25 मरने वालों को फोन करके कहे कि देखो हमने ऑपरेशन सिंदूर में बदला ले लिया, अब तुम पाकिस्तान का मैच देखो? बड़ी अफसोस की बात है मैडम। और याद रखिए कि 19वीं सदी के आगाज पर 2 मुल्क मजहब के नाम पर बनाए गए थे, और आज मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि 75-80 साल के बाद ये दोनों मुल्क नाकाम स्टेट हैं, फेल्ड स्टेट हैं। एक का नाम पाकिस्तान है, दूसरे का नाम इजराइल है। ये दोनों भी मजहब की बुनियाद पर बनाए गए थे। एक ये कहकर भारत को तोड़ा गया कि मुसलमानों का अलग मुल्क होगा, और एक मुल्क को यह कहकर अरबों की ज़मीन छीनी गई कि यहाँ पर हम यहूदियों का मुल्क बनाएंगे। उन्होंने यहूदियों का मुल्क नहीं बनाया, बल्कि ज़ायनिज़्म और ज़ायनिज़्म की आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए मुल्क बनाया। ये दोनों ममालिक एक फेल्ड स्टेट है जहां पर उन्हीं के मुल्क में लोगों पर जुल्म किया जाता है। हमने पार्लियामेंट में खड़े होकर भारत सरकार ऑपरेशन सिंदूर के डिबेट में हमने जहां पर हमारी फौज की कामयाबी पर मुबारकबाद दी, हमने भारत सरकार मोदी सरकार से कहा कि मत खेलिए क्रिकेट मैच। इसमें ठहरिए, क्यों मत खेलिए? क्योंकि मोदी जी बहैसियत प्रधानमंत्री ने कहा कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता, बातचीत और आतंकवाद एक साथ नहीं हो सकता। हमने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि आपका जमीर मर चुका है क्या? आप कैसा क्रिकेट मैच खेलेंगे उनके साथ? अगर हम ये एशिया कप नहीं खेलते या क्रिकेट मैच नहीं खेलते तो फिर आसमान तो सर से गिरने वाला नहीं है। हम जब पानी रोक रहे हैं 80%, और वो पानी का क्या है? इंडस वाटर ट्रीटी बायलैटरल ट्रीटी है। तो बीजेपी जो जस्टिफिकेशन देती है कि हम बायलैटरल नहीं खेल रहे हैं, हम मल्टीलैटरल के, तो पानी क्यों रोक रहे हैं फिर आप? हमने ट्रेड क्यों बंद किया? डायरेक्ट इनडायरेक्ट ट्रेड हमने बंद कर दिया। पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट हमारे इंडियन एयर स्पेस में नहीं आ सकते, उनकी कश्ती हमारे पानी में नहीं आ सकती। तो ये तो हिपोक्रेसी है, हिपोक्रेसी ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर है। बीसीसीआई को कितने पैसे मिलेंगे? 1000 करोड़, 1500 करोड़, 2000 करोड़। हम बीजेपी से पूछना चाह रहे, जो 26 लोगों को सर पर इसलिए गोली मारी गई, आतंकवाद जो पाकिस्तान से आए थे, कि वो हिंदू थे,
तो 26 लोगों की जान की कीमत कितनी है बता दीजिए। हम 1000 करोड़ है, 2000 करोड़ है, 3000 करोड़ है, बता दीजिए देश को। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान ये पूछ रहा है कि भारत के पास अगर कोई प्रूफ है तो दो। अरे बेशर्मो, क्या हमने तुमको पठानकोट में बुलाकर नहीं दिखाया था कि पठानकोट हमारा एयरफोर्स का बेस में तुम्हारे आतंकवादी आकर वहां पर कोहराम मचा कर गए। तुम्हारी लोग पाकिस्तान से आकर देखे, उसके बावजूद भी तुमने उन आतंकवादियों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। 26/11 का वाकया हुआ, मैं जानता हूं आंध्र तेलंगाना में निजामाबाद एक इलाका है, वहाँ की हमारी एक बेटी जिसकी शादी हो के चंद दिन हुए थे, उसने अपने ख़ानदान वालों के साथ वीटी स्टेशन पर थी। पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादियों ने वीटी स्टेशन पर गोलियां मारकर लोगों की हत्या की, तो उसमें निजामाबाद की एक नई दुल्हन भी मारी गई थी। पाकिस्तान कभी भी इकरार नहीं करेगा कि उनके मुल्क से आतंकवादी आकर भारत में लोगों का कत्ल कर रहे हैं। और भारत के प्रधानमंत्री अपने भाषण में कहती हैं कि अब्दुल कब तक पंक्चर बनाएगा। सुनो प्रधानमंत्री, 11 साल से आप प्रधानमंत्री हैं, कितने मॉब लिंचिंग के वाकयात हुए, कितने अखलाक और कितने पीलू खान को मारा गया, कितने दंगे हुए। एक बिहार का गरीब आदमी पूना को जाकर एक पंक्चर की दुकान लगाता है, तो इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच हुआ, किसी ने इल्जाम लगा दिया उस बिहार के निवासी के ऊपर जो महाराष्ट्र बिहार छोड़कर महाराष्ट्र गया, कि इसके बेटे ने जिंदाबाद का नारा पड़ोसी मुल्क के ऊपर लगाया। 24 घंटे के अंदर उसके छोटे से उस पंक्चर की दुकान को बुलडोजर से तोड़ दिया गया। किसने देखा उसको नारा लगाते? और भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं कि अब्दुल कब तक पंक्चर बनाएगा। भारत के प्रधानमंत्री, क्या यह जुल्म नहीं है कि एक बिहार का आदमी गरीब यहां से गुर्बत से बचने के लिए पूना गया, तो आपकी भाजपा की सरकार महाराष्ट्र में झूठा इल्जाम लगाकर उसकी दुकान को तोड़ दिया। वो सुप्रीम कोर्ट में अपना केस डाला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी के घर को नहीं तोड़ा जा सकता, 15 दिन का टाइम देना चाहिए उन लोगों को। मगर अब्दुल की पंक्चर की दुकान को बीजेपी की सरकार ने तोड़ दिया। और प्रधानमंत्री बोलते हैं अब्दुल कब तक पंक्चर बनाएगा। प्रधानमंत्री, अगर आप ये चाहते हैं कि भारत की सबसे बड़ी अक़लियत को इंसाफ मिले, तो आप अपने दिल में उनके ताल्लुक से हमदर्दी पैदा करो, मोहब्बत पैदा करो, नफरत को खत्म करो। देखो ये देश विकसित भारत बन जाएगा। आप 18 करोड़ मुसलमानों के ताल्लुक से अगर नफरत करेंगे, उन पर शक करेंगे, तो फिर देश विकसित भारत कैसे बनेगा। जो जालिम लोग टीवी चैनल पर बैठकर आदिल हसन से असदुद्दीन ओवैसी को गाली देते हैं, प्यारे जितनी गाली देना है दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी गाली देने से मेरी इज्जत में फर्क नहीं आता, तुम्हारी गाली देने से मेरी शोहरत में कमी नहीं आती, तुम्हारी गाली देने से मेरी रात की नींद खराब नहीं होती। हाँ, अगर तुमको फायदा होता है, क्योंकि तुम्हारे दिलो दिमाग में एक बीमारी है नफरत की, शायद ओवैसी को गाली देने से वक्तिया तुमको फायदा होता है तो दो। ये सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं, हमने सबका साथ दिया, कभी सामाजिक न्याय पर दिया, तो कभी यादव मुसलमान इत्तेहाद के नाम पर दिया, तो कभी हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के नाम पर दिया। जिसको हमने वोट दिया वो मोटा हो गया, वो महल में जाकर बैठ गया, और जिसने उनको वोट डाला गरीबी उसका मुकद्दर बन के रह गया। तो अब आपको सोचना है कि आप किस तरीके से फैसला लेंगे।